नमस्कार बच्चों, और मैं आपके सामने राजेंद्र सिंह। जैसा कि आपको सूचित है कि आज से हम अपने नए टॉपिक जो कि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है उसका अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। और इस क्रम में जो हमारे पास सबसे पहला विचारक है वह है प्लेटो, जिसके कि न्याय सिद्धांत को आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि प्लेटो ने कैसे आज से लगभग 2400 वर्ष पूर्व अपना न्याय सिद्धांत दिया, और क्या प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत था वो आज की दुनिया में व्यावहारिक है या नहीं है, प्रासंगिक है या नहीं है। इसके अतिरिक्त प्लेटो के न्याय सिद्धांत की किन किन विचारकों ने आलोचना की है, यह सब हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं प्लेटो के जीवन परिचय से। सामान्य जीवन परिचय हम समझने का प्लेटो का प्रयत्न करेंगे। तो जो प्लेटो थे उनका जो जन्म हुआ था वो लगभग ईस्वी 427 ईस्वा पूर्व हुआ था। 427 ईस्वी पूर्व प्लेटो का जन्म हुआ था, और यूनान के एक कुलीन घराने के वो रहने वाले थे, और एथेंस नगर में उनका जो है जन्म हुआ था। और उनकी पिता का नाम एरिस्टन और माता का नाम परिक्टियनी था, जो उनकी माता थी वह एक विद्वान घराने की महिला थी, यानी कि जो उनके वंशज थे वो काफ़ी विद्वान घराने के थे। और इसके अतिरिक्त जो प्लेटो का पूरा नाम था वो एरिस्टोक्लिस था। प्लेटो उनके गुरु सुकरात ने उनका नाम दिया था, क्योंकि उनके चौड़े कंधे थे प्लेटो के, इसलिए उनको प्लेटो नाम दिया गया था। वैसे उनका वास्तविक नाम जो था वो अरिस्टोक्लिस था। इसके अतिरिक्त जो प्लेटो था, आप जानते हैं कि एथेंस नगर में लोकतंत्र की आवाज उठाने के कारण आज से मतलब ईस्वी पूर्व 400 ईस्वी पूर्व में जो सुकरात थे उन्हें जहर का प्याला वहां के शासकों ने दे दिया था, जिसका कि उनके शिष्य प्लेटो पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा था। और इस कारण ही प्लेटो ने जो न्याय की विचारधारा है कहीं ना कहीं उसको दिया था, या बहुत प्रभावित वो थे। और इसलिए वो मानते थे कि सुकरात के साथ जो भी कार्य हुआ है या जो भी सुकरात के साथ व्यवहार हुआ है कहीं ना कहीं वो अन्याय है, इसलिए उन्होंने अपना न्याय सिद्धांत दिया था। और 386 ईस्वी पूर्व में उन्होंने एक अकादमी की स्थापना भी की थी, यानी कि अपने एक, जिसको कि यूनान का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, तो उसकी स्थापना उन्होंने की थी 386 ईस्वी पूर्व, जिसको नाम दिया था उन्होंने अकादमी। तो प्लेटो ने मुख्यतः वैसे तो बहुत सारी किताबें लिखी है, किंतु जो उनकी मुख्यतः तीन प्रमुख किताबें हैं, एक तो है रिपब्लिक, जिसके आधार पर ही हम अध्ययन का कोशिश करेंगे। दूसरी है स्टेटसमैन, और तीसरी है लॉज। लॉज उन्होंने लगभग अपने जीवन के अंतिम क्षणों में लिखी थी, और इसमें काफ़ी व्यवहारिक प्लेटो हमको दिखते हैं, क्योंकि प्लेटो जो विचारक थे उनको दार्शनिक विचारक कहा जाता है। दार्शनिक विचारक यानी कि जो कल्पनाओं पर काफ़ी अधिक विचार करते हैं, व्यवहारिक धरातल से उनका कम जुड़ाव होता है। जबकि लॉज जो पुस्तक प्लेटो ने लिखी हुई है उसमें वो काफ़ी व्यवहारिक धरातल पर हमको देखने को मिलते हैं। जैसे जो भी विचार उनके हैं उन्हीं विचारों को परिवर्तन के साथ प्लेटो ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो ये प्लेटो का सामान्य जीवन परिचय था, और उनकी मुख्यतः तीन किताबें आपको ध्यान रखनी है। अन्य किताबें आप जानते होंगे कि प्लेटो ने न केवल राजनीति विज्ञान बल्कि अन्य बहुत से विषयों में, चाहे वो विज्ञान के विषय हों, उन विषयों पर भी उन्होंने किताबें लिखी है। और प्लेटो जो है उन्हें दार्शनिक विचारक कहा जाता है। तो हम सीधा चलते हैं प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत है उसका अध्ययन हम करते हैं। प्लेटो ने जो अपना न्याय सिद्धांत दिया है, न्याय सिद्धांत को देने से पूर्व प्लेटो जो है उन्होंने जो उस दौरान प्रचलित न्याय सिद्धांत थे उनका खंडन किया है। उसके पश्चात उन्होंने अपना न्याय सिद्धांत दिया है। बहुत ही सामान्य सा न्याय सिद्धांत प्लेटो ने दिया है, जो कि काफी आसान भी है और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कई बार चाहे वो किसी भी प्रकार की परीक्षाएं हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं हो या फिर बड़े जो एग्जाम्स होते हैं उनकी परीक्षाएं हो, प्लेटो के न्याय सिद्धांत से अधिकतर क्वेश्चंस आते हैं। तो जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है उसको उन्होंने रिपब्लिक जो उनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने
प्लेटो को ने इस न्याय सिद्धांत को दिया है। और मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि प्लेटो ने जो तत्कालीन न्याय सिद्धांत प्रचलित थे उन न्याय सिद्धांत का खंडन कहीं ना कहीं किया है पहले। तो तत्कालीन समय में उग्रवादी, उदारवादी, इस प्रकार के बहुत सारे न्याय सिद्धांत प्रचलित थे। तो उन न्याय सिद्धांतों का प्लेटो ने पहले खंडन किया है और फिर अपना न्याय सिद्धांत दिया है। तो पहले हम भी उन जो प्रचलित न्याय सिद्धांत थे उन सिद्धांतों का अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो न्याय सिद्धांत है वो है परंपरावादी न्याय सिद्धांत, जिसको कि सिफाल्स और उसका एक जो बेटा था पोलीमार्कस, उसने यह न्याय सिद्धांत दिया था। सिफाल्स ने पहले दिया, उसके बाद इसी परंपरावादी न्याय सिद्धांत को जो पोलीमार्कस थे उन्होंने अपने पिता की भांति आगे बढ़ाया। तो जो सिफाल्स थे उन्होंने जो न्याय सिद्धांत दिया था उनके अनुसार अपने भाषण और कार्य में सच्चा होना तथा देवताओं और मनुष्यों के प्रति अपने ऋण को चुका देना न्याय है। जो सिफाल्स थे उन्होंने कहा कि अपने भाषण और कार्यों में सच्चा होना तथा देवताओं और मनुष्यों के प्रति अपने ऋणों को चुकाना न्याय है। तो यहाँ जो ऋण की बात की गई है और जो सच्चा होने, अपने भाषण और कार्य में सच्चा होना जो बात की गई है, काफी विस्तृत तरीके से करने की कोशिश की है। इसमें आपके किसी भी प्रकार के कार्य हो, आपके जो व्यक्तिगत कार्य हैं चाहे सामाजिक कार्य हैं, तो उन कार्यों में सच्चा होना, अर्थात जिस कार्य को आप जिस वृत्ति से कर रहे हैं वही आपका उद्देश्य है। जबकि आज हम समाज में देखते हैं कि व्यक्ति कार्य तो करता है किंतु कहीं ना कहीं उसमें एक दिखावटीपन होता है, उसके उद्देश्य कुछ और होते हैं और वो कुछ अन्य उद्देश्यों को दिखाते हुए कार्यों को करता है। तो कहीं ना कहीं वह समाज के साथ और अपने खुद के साथ अन्याय कर रहा होता है। ऐसा अभी हम इसमें देखेंगे कि न्याय ने जो प्लेटो थे उन्होंने किस प्रकार इसकी आलोचना की। उसके बाद अब हम चलते हैं, जो सिफेल्स का बेटा पॉलीमार्कस था उसने थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, या इसको यूं कहें थोड़ा सा संशोधित करते हुए अपने न्याय की परिभाषा दी और उन्होंने कहा न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित अधिकार देने में है, अर्थात जिस व्यक्ति के लिए जो उचित है उसको वह दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं हम उस व्यक्ति के साथ न्याय कर रहे हैं। तो जो पोलीमार्कस थे, इन दोनों पोलीमार्कस और जो ये सिफाल्स थे, इसका जो प्लेटो है उन्होंने खंडन किया और जो खंडन किया उसके 3-4 आधार उन्होंने दिए। सबसे पहला आधार उन्होंने दिया कि जो पोलीमार्कस हैं और जो सिफाल्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं न्याय को एक कला मान लिया है, और यदि हम न्याय को एक कला मानने तो जो न्याय है वो अन्य कलाओं की भांति कहीं ना कहीं 2 दिशाओं में प्रयोग होगी। कहने का अर्थ यह है, उदाहरण उन्होंने दिया कि न्याय जिस रूप में पोलीमार्कस और सिफाल्स ने परिभाषित किया है तो कहीं ना कहीं वो न्याय को एक कला मान लेते हैं, और कला जो है वो 2 विरोधी रूपों में प्रस्तुत होती है। यानी कि अगर एक डॉक्टर है उसके पास कला है कि उसे चिकित्सीय ज्ञान प्राप्त है, तो वो अपनी उस कला का प्रयोग 2 रूपों में कर सकता है। यानी कि किसी बीमार व्यक्ति को वो ठीक भी कर सकता है और किसी ठीक व्यक्ति को वही डॉक्टर बीमार भी कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि कैसे किसी व्यक्ति को बीमार किया जा सकता है और कैसे किसी की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। किंतु जो प्लेटो थे उनका मानना था कि कलाओं जो न्याय है वो कभी किसी का बुरा सोच नहीं सकता, और इसलिए जो सिफाल्स थे और जो पोलीमार्कस थे उनके न्याय सिद्धांत का खंडन प्लेटो ने किया। उसके अतिरिक्त डॉक्टर का उदाहरण आप अवश्य याद रखिएगा। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी उन्होंने, जो प्लेटो की अध्ययन पद्धति रही है, कहीं ना कहीं वो प्राचीन उदाहरणों या सामान्य जो उदाहरण है उनको समझाते हुए ही उन्होंने अपनी उनकी अध्ययन पद्धति ही इस प्रकार की है। तो आपने उदाहरणों को अवश्य ध्यान में रखना है, क्योंकि उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए ही आप जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत को है उसे याद भी रख सकते हैं और उसे समझ भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्लेटो है उन्होंने दूसरा खंडन जो किया
परंपरावादी न्याय सिद्धांत का, उन्होंने माना कि न्याय मित्रों को हित और शत्रुओं को अहित प्रदान करने वाला होता है। कौन सा? जो परंपरावादी न्याय सिद्धांत है, कहीं ना कहीं वह मित्रों का हित और शत्रुओं का अहित प्रदान करने वाला होता है। जबकि जो न्याय होना चाहिए वो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए सभी लोग क्या है, समान दृष्टि के होने चाहिए, चाहे वो मित्र हैं चाहे वो शत्रु हैं। न्याय न्याय होना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए। इस आधार पर भी जो प्लेटो है उन्होंने जो परंपरावादी न्याय सिद्धांत था उसका खंडन किया। इसके अलावा तो ये दो आधार हो गए जिस आधार पर कहीं ना कहीं प्लेटो ने परंपरावादी न्याय सिद्धांत का खंडन किया है। और इन्हीं आधारों का खंडन करते हुए उन्होंने जो परंपरावादी न्याय सिद्धांत है उसका खंडन कर दिया है, उसको मानने से उसको सही स्वीकार नहीं किया, उसको ये माना कि ये कहीं ना कहीं गलत है और इसलिए ये न्याय न होकर अन्याय है। उसके पश्चात दूसरा जो न्याय सिद्धांत तत्कालीन समय में प्रचलित था वह था उग्रवादी न्याय सिद्धांत। उसके पश्चात उग्रवादी न्याय सिद्धांत पर हम आते हैं। जो उग्रवादी न्याय सिद्धांत था उसको देने वाले थे थ्रेसीमेकस। नाम याद रखिएगा, थ्रेसीमेकस, जिन्होंने कि उग्रवादी न्याय सिद्धांत दिया था। और थ्रेसीमेकस को एक क्रांतिकारी सोफिस्ट विचारक भी कहा जाता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। क्रांतिकारी सोफिस्ट विचारक थ्रेसीमेकस को कहा जाता है। और थ्रेसीमेकस ने न्याय की एक छोटी सी परिभाषा दी कि न्याय शक्तिशाली का हित है। अर्थात आप आज के जो वर्तमान परिदृश्य है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो थ्रेसीमेकस की परिभाषा है या थ्रेसीमेकस का न्याय सिद्धांत है उसको उससे जोड़ सकते हैं कि आज आप व्यक्तियों को देखते होंगे कि जो शक्तिशाली है कहीं ना कहीं उसी का गुणगान व्यक्ति करता रहता है। तो इसी को थ्रेसीमेकस ने न्याय कहा है कि आप शक्तिशाली का हित करते रहिए तो आपका भी हित आता रहेगा और यही न्याय है। तो कहीं ना कहीं प्लेटो ने इस न्याय सिद्धांत की भी क्या क्या है, खंडन किया है। और जो थ्रेसीमेकस हैं उनका यह भी मानना था कि न्याय शक्तिशाली का हित है, किंतु न्याय जो है वो न्याय अन्याय से अधिक अच्छा है। थ्रेसीमेकस ये मानते थे कि अन्याय न्याय से अधिक अच्छा है, यानी कि आप अन्याय करें किंतु बचकर निकल जाएं। जैसा कि आज भी आप देखते हैं कि आप चोरी करें, डकैती करें और बच के निकल जाएं तो बस कहीं ना कहीं आपका लाभ है। तो इसी को थ्रेसीमेकस ने भी कहा था, अन्याय न्याय से अच्छा है। क्योंकि जो मनुष्य है अगर वो न्यायिक होगा और न्याय की अवधारणा पर चलेगा, यानी सत्यवादी होगा, झूठ नहीं बोलता होगा, तो कहीं ना कहीं वो जो संसार है उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा। थ्रेसीमेकस का ऐसा मानना था। इसलिए जो थ्रेसीमेकस की विचारधारा थी उसका भी कहीं ना कहीं जो प्लेटो थे उन्होंने खंडन किया और इसको कहीं ना कहीं उन्होंने गलत माना, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि अन्यायी व्यक्ति न्यायी व्यक्ति से कभी अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि थ्रेसीमेकस मानते थे कि अन्यायी व्यक्ति क्या है, न्यायी व्यक्ति से अधिक श्रेष्ठ है। तो कहीं ना कहीं इस आधार पर उन्होंने खंडन किया। और इसके अतिरिक्त उनका जो कला वाला पहलू था, यहाँ भी कहीं ना कहीं उन्होंने कला माना। उस कला वाला पहलू जो परंपरावादी में भी उन्होंने माना था, उस आधार पर भी इन्होंने जो उग्रवादी न्याय सिद्धांत तत्कालीन समय में प्रचलित था उसका भी खंडन कर दिया। और दो आधार यहाँ भी हैं जिस आधार पर उन्होंने अपने पहले परंपरावादी न्याय सिद्धांत और उसके पश्चात उग्रवादी न्याय सिद्धांत का भी खंडन कर दिया। उसके पश्चात तत्कालीन समय में एक व्यवहारवादी सिद्धांत भी प्रचलित था। और जो व्यवहारवादी सिद्धांत था वो उनके उस समय के ग्लाकान जो एक विचारक थे उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और वो मानते थे कि न्याय क्या है, कि एक कृत्रिम वस्तु है और वह परंपरा की उपज है और कहीं ना कहीं न्याय भय की संतान है। तो इस जो ये व्यवहारवादी विचार था, यानी कि व्यवहार में क्या है, कहीं ना कहीं व्यवहारिक विचार जो हम बात करते हैं, तो इन चीजों को वो एक कृत्रिम वस्तु मानते थे, न्याय को परंपरा की उपज मानते थे। इसके अतिरिक्त न्याय को भय की संतान मानते थे, यानी कि अगर आपको न्याय स्थापित करना है तो कहीं ना कहीं आपको कानूनी डर
या किसी भी रूप में डर को स्थापित करना पड़ेगा, तभी आप समाज में न्याय स्थापित कर सकते हैं। तो इसका भी क्या है, प्लेटो ने कहीं ना कहीं खंडन किया था, क्योंकि उन्होंने मानना था कि न्याय डर से स्थापित नहीं हो सकता। प्लेटो का मानना था कि न्याय आप भय के कारण स्थापित नहीं कर सकते, और जो ग्लोकॉन का ये कहना है कि न्याय भय के द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है, कहीं ना कहीं गलत है। तो इन तीन आधारों, इन तीनों प्रकार के न्याय सिद्धांत का प्लेटो ने खंडन किया है। अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं, जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। प्लेटो की न्याय संबंधी जो धारणा है, बहुत ही छोटे और सूक्ष्म रूप में प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को समझाया है, और उन्होंने दो प्रकार के न्याय सिद्धांत को समझाया है। एक है व्यक्तिगत न्याय और एक है सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय, जो व्यक्ति अपने एक व्यक्ति होने के नाते जो अपने साथ या जो व्यक्ति के भीतर न्याय है, उसको व्यक्तिगत न्याय उन्होंने कहा है। अभी हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। और सामाजिक न्याय, जो समाज में रहते हुए समाज के जितने भी टोटल व्यक्तियों का समूह है, उसको उन्होंने सामाजिक न्याय कहा है। तो व्यक्तिगत न्याय में जो प्लेटो है, उन्होंने यह माना कि जब व्यक्ति उस कार्य को करता है, जिस कार्य को करने के लिए उसे अधिकृत किया जाता है, या वो जिस कार्य को करने में सक्षम है, इसके अतिरिक्त दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। यानी कि स्वयं का कार्य करना और साथ ही साथ दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना, यह न्याय है। प्लेटो ने न्याय की यह परिभाषा दी है। आप एक बार पुनः सुन लें कि अपना कार्य करना, स्वयं का कार्य करना तथा दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना न्याय है। तो ये हो गया व्यक्तिगत न्याय। और इसी आधार पर जब व्यक्तियों से मिलकर ही समाज बनता है, तो जब सभी व्यक्ति अपने कार्य को करें और दूसरे के कार्य के में हस्तक्षेप न करें, तो वह सामाजिक न्याय अपने आप ही अस्तित्व में आ जाएगा, ऐसा प्लेटो का मानना था। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं के साथ न्याय करेगा या स्वयं में न्याय की धारणा को लेकर कार्य करेगा, तो सभी व्यक्ति जब इस प्रकार न्याय के साथ कार्य करेंगे, तो समाज में न्याय स्थापित हो जाएगा। तो दो प्रकार के न्याय प्लेटो ने बताए हैं, व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय। तो इसके अतिरिक्त जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है, वह प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य पालन में तन मन धन से संलग्न करने की प्रेरणा देता है, कि जो उस व्यक्ति का कर्तव्य है, वह उस कर्तव्य को करे, पूरे मनो स्थिति के साथ करे, चाहे तन मन धन, यानी कि अपनी मानसिक स्थिति, अपनी साथ पूरा मन शरीर और जितनी भी क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं, वह व्यक्ति अपने कार्य को करने में लगा दे। इसको ही प्लेटो ने न्याय कहा है। तो काफी छोटे शब्दों में प्लेटो ने अपने न्याय को बताया है। मेरा ख्याल है अगर अभी भी स्पष्ट ना हुआ हो, एक बार पुनः सुन ले कि अपने कार्य को करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना। चलो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि प्लेटो ने तीन प्रकार की क्षमताएं व्यक्ति के भीतर मानी है। पहला है बुद्धि, दूसरा है शौर्य और तीसरा है क्षुधा यानी कि भूख प्यास। तो इस आधार पे प्लेटो ने तीन प्रकार के शक्ति बाहुबल्य माने हैं, कि जो बुद्धि है, उस कार्य को जो करेगा उस व्यक्ति की बुद्धि अधिक होगी, उसका जो ब्रेन वाला पोर्शन है काफी मजबूत होगा, यानी कि मानसिक रूप से वो सशक्त होगा। दूसरा जो शौर्य वाला पोर्शन है, उस व्यक्ति के हाथ काफी मजबूत होंगे, यानी कि क्षत्रिय जो है, जो सेना का कार्य करेंगे, वो लोग इसमें आएंगे। और तीसरा क्षुधा यानी कि भूख, तो उन लोगों को जंघाएं मजबूत होगी। और इसके अतिरिक्त उन लोगों का कार्य क्या होगा, जो ऊपर के दो वर्ग होंगे, उनकी सेवा करना इसका कार्य होगा, यानी कि व्यवसायी वर्ग। तो जो वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं हमको हमारे जो भारतीय सभ्यता है उसमें देखने को मिलती है, तो उसी वर्ण व्यवस्था का से समरूप, जबकि हम वर्ण व्यवस्था में देखते हैं हमको 4 वर्ण देखने को मिलते हैं, किंतु प्लेटो ने लगभग वहां 3 भागों में बांटने की कोशिश की है। पहला है बुद्धि, जो कि शासन संचालन का कार्य करेंगे, जिनके पास बुद्धि अधिक होगी। दूसरे व्यक्ति वो होंगे जिनके पास साहस होगा, वे
अपने देश की जो सीमाएं हैं उनकी रक्षा का कार्य करेंगे। और तीसरा जो वर्ग बनेगा वह बनेगा व्यवसायियों का, और वो व्यवसायी वर्ग कहीं ना कहीं दोनों जो ऊपर के वर्ग हैं उनकी सुरक्षा का या सुरक्षा का कार्य आपका द्वितीय वर्ग करेगा, जिसका साहस जिसके पास अधिक है। तो जो वह व्यवसायी वर्ग होगा उसका कार्य होगा ऊपरी दो वर्गों की सेवा करना। तो अब हम समझे प्लेटो के न्याय सिद्धांत को कि प्लेटो ने न्याय सिद्धांत किस प्रकार दिया है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कई विचारकों ने आलोचना की है। उसमें सर्वप्रथम उनके ही शिष्य आप जानते हैं अरस्तु, जिन्होंने कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की सबसे अधिक आलोचना की है। और उन्होंने माना है तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना जब हम करेंगे उससे पूर्व हमको प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताओं को भी जान लेना चाहिए। तो पहली विशेषता तो यही है कि प्लेटो का न्याय व्यक्तिक न्याय और सामाजिक दो प्रकार का न्याय है। जब वो व्यक्ति विशेष के भीतर हो, यानी कि आप इसे फिर समझ लीजिए उदाहरण के माध्यम से कि अगर मेरे अंदर बुद्धि अधिक है और ताकत कम है और मैं ताकत वाले कार्य करूं, या यह कहें प्लेटो के शब्दों में कि मैं सेना का कार्य करूं, सुरक्षा का कार्य करूं, तो कहीं ना कहीं मैं अपने साथ अन्याय कर रहा हूं प्लेटो के अनुसार। इसी प्रकार जब समाज में सभी व्यक्ति इस प्रकार अपने कार्य को न करके दूसरे कार्य को कर रहे हैं तो समाज में भी अन्याय फैल जाएगा कहीं ना कहीं। तो प्लेटो ने यह माना है कि जब व्यक्तिगत न्याय स्थापित होगा व्यक्ति के भीतर, तभी कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय स्थापित किया जा सकता है। तो मेरा अनुमान है कि आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोग नहीं समझे हैं या कोई बात ऐसी है जो समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, ताकि मैं अगले आने वाले वीडियोस में इसका क्लियरिफिकेशन कर सकूं या दोबारा से आपको समझा सकूं। वैसे मेरा विश्वास है कि आप सभी के ये जो प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वो समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं पे। तो पहली विशेषता मैंने बताई कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है वह व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय यानी कि दो प्रकार के न्याय में प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को बांटा है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी विशेषता है, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो अहस्तक्षेप पर आधारित है। अहस्तक्षेप का अर्थ है कि कहीं ना कहीं जब प्लेटो यह कह रहा है कि अपना कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो वर्ग है जिनका काम प्रशासन का है तो वो प्रशासन का ही कार्य करें, वो जो सेना या जिनका कार्य सुरक्षा का है उनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें। तो कहीं ना कहीं अहस्तक्षेप का सिद्धांत प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। कोई भी वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप किसी भी रूप में न करे। जो प्रशासक है वो प्रशासक की भूमिका में रहे, वहां प्रशासक के रूप में ही अपनी भूमिका अदा करे, वहां उसमें उनके कार्यों में हस्तक्षेप करने की कोशिश न करें। कहीं ना कहीं काफी उपयुक्त भी लगता है ये आज के दृष्टिकोण को देखते हुए, जब हम देखते हैं कि विभिन्न वर्ग एक दूसरे के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप की प्रवृत्ति पाले हुए आज हमको देखने को मिल जाते हैं। तो जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की दूसरी विशेषता है वह है अहस्तक्षेप पर आधारित। उसके पश्चात प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत की अगली विशेषता है वह है कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। कार्य विशेषीकरण का अर्थ होता है हर व्यक्ति को प्लेटो ने कहीं ना कहीं विशेष कार्य दे दिए हैं। तो जिस प्रकार मैंने बताया, जिनके पास बुद्धि है वो प्रशासक का कार्य करेंगे, जिनके पास साहस है वह सुरक्षा का कार्य करेंगे, और जिनके पास क्षुधा यानी कि भूख है वह उन दोनों वर्गों की सेवाओं का कार्य करेंगे। और जो अगली विशेषता प्लेटो के न्याय सिद्धांत की है वह है प्लेटो का न्याय सिद्धांत सामंजस्य या समरसता के सिद्धांत पर आधारित है। क्यों? प्लेटो के अनुसार न्याय समाज में एक नैतिक एकता स्थापित करता है जो समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा समन्वयात्मक ढंग से अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह से उत्पन्न होती है। न्याय इन तीनों वर्गों में सामंजस्यपूर्ण सरकार का ही नाम है, यानी कि कुल मिलाकर जो तीनों वर्ग हैं सामंजस्यपूर्ण रहते हैं, जिसका जो कार्य है वो अपने कार्य को कर रहा है और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, इसलिए एक सामंजस्य जो है वो समाज में बना हुआ है।
तो इसलिए प्लेटो का न्याय सिद्धांत सामंजस्य और समरसता, समरसता होता है प्रेम भाव, तो उसको कहीं ना कहीं स्थापित करता है। उसके पश्चात जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की अगली विशेषता बनती है वह है प्लेटो का न्याय सिद्धांत व्यक्तिवाद विरोधी है, क्योंकि उसके अनुसार व्यक्ति को अपने आप को समाज से पृथक एक इकाई के रूप में नहीं सोचना चाहिए, व्यक्ति को पृथक रूप से अपना विचार नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को समाज के रूप में अपने को डालना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस विचार के आधार पर प्लेटो जो है व्यक्तिवाद का विरोधी बन जाता है, क्योंकि उसने व्यक्ति को समाज के रूप में डाल लिया है, व्यक्ति को एक पृथक इकाई नहीं रहने दिया है। और क्योंकि व्यक्ति के जो कार्य हैं या जो व्यक्ति के निर्णय होंगे कहीं ना कहीं वो समाज को प्रभावित करेंगे, ऐसा प्लेटो का मानना था। इसलिए जो आलोचक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं प्लेटो को व्यक्तिवाद विरोधी माना है। इसलिए प्लेटो के जो न्याय सिद्धांत है उसकी एक विशेषता कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद का विरोधी है, मानी जा सकती है। उसके पश्चात प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो अगली विशेषता है वह है कि प्लेटो न्याय को कोई बाह्य वस्तु नहीं मानता है, बल्कि न्याय को एक आंतरिक वस्तु मानता है, क्योंकि आपके भीतर साहस का गुण होगा, आपके भीतर बुद्धि होगी और आपके भीतर क्षुधा का गुण होगा, बाहर आपके कहीं नहीं होगा। और उसी गुण के आधार पर आप अपने कार्य का निर्धारण करेंगे कि कौन सा कार्य आपको करना है। तो इसलिए प्लेटो न्याय को कोई बाह्य वस्तु नहीं मानता है कि बाहर से कोई कोर्ट या कोई न्यायालय आपको आएगा और आपको न्याय देगा। कहीं ना कहीं प्लेटो ने न्याय की एक बहुत ये कह सकते हैं कि विस्तृत अवधारणा कहीं ना कहीं प्लेटो ने न्याय की ली है। जिस प्रकार हम देखते हैं कौटिल्य का जब हमने अध्ययन किया था कि कौटिल्य ने राजनीति की या जो अर्थ है उसकी एक बड़ी विस्तृत अवधारणा ली थी, उसी प्रकार कहीं ना कहीं प्लेटो ने भी जो न्याय है उसकी एक बड़ी विस्तृत अवधारणा ली हुई है। उसके पश्चात जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की अगली विशेषता है वह है कि सार्वभौमिक न्याय का विचार प्रस्तुत करता है, यानी कि चाहे व्यक्ति कहीं भी हो उसमें 3 गुणों में से एक गुण अवश्य पाया जाएगा और उसी गुण के आधार पर व्यक्ति को अपना कार्य करना है, और वो अपने कार्य को करता है तो वह न्यायी व्यक्ति है और नहीं करता है तो अन्यायी व्यक्ति है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है अभी हम इसकी आलोचना और प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो आलोचनाएं हैं, क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं और प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है कहीं ना कहीं आपकी समझ में आया होगा और आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को समाप्त करने से पूर्व मेरा अनुरोध रहेगा कि जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से और कुछ नहीं, बस एक प्रोत्साहन मिलता है और आपके वीडियो को लाइक करने से भी एक प्रोत्साहन मिलता है और कहीं ना कहीं हम प्रोत्साहित होते हैं और अपने जो प्रयत्न है, प्रयास है, उसको और अधिक अच्छा करने और उसको और अधिक बेटरमेंट करने का एक स्फूर्ति हमें प्राप्त होती है आपके लाइक और सब्सक्राइब से। तो आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।